हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग। लास्ट 2-3 क्लासेस में जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है उसी से रिलेटेड आज हम रीडिंग करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा छूट ना जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर हम। देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर, सबसे पहले ये पता होना चाहिए वेपर प्रेशर होता क्या है। जो भी लिक्विड के वेपर होते हैं वो अपने ही लिक्विड पे जब प्रेशर लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। The solute can be a gas, liquid और solid. लिक्विड सोल्यूशन कब बनता है? जब हमारे पास सॉल्वेंट ही लिक्विड हो। बट सॉल्यूट जो हो वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। Solution of gas in liquid have already been discussed in section 1.3.2. ऊपर हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने सारा हेनरी लॉ पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? We shall discuss the solution of liquid and solid in a liquid. गैस इन अ लिक्विड हमने हेनरी लॉ और डाल्टन पार्शियल प्रेशर में पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड इन अ लिक्विड एंड लिक्विड इन अ लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे भी एक साइंटिस्ट का नाम देखने के लिए मिलेगा, साइंटिस्ट का नाम है राउल्स। ओके, सच सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपाउंड्स। इस सॉल्यूशंस में क्या होगा? एक कंपाउंड ऐसा होगा या फिर दोनों हो सकते हैं जो वोलेटाइल हो। वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली रूम टेम्परेचर पे वेपराइज हो सके, ठीक है। जनरली लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। जनरली क्या होता है? जो लिक्विड होता है वो वोलेटाइल होता है क्योंकि लिक्विड के पास टेंडेंसी होती है खुद को वेपराइज करने की, खुद को इवेपोरेट करने की। द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल, पर जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट वोलेटाइल हो, पर ऐसा भी नहीं कि वोलेटाइल नहीं हो सकता है। सॉल्यूट वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। We shall discuss the properties of only binary solution. स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जहां पे एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। That is solution containing two components, namely the solution of लिक्विड इन अ लिक्विड एंड सॉलिड इन अ लिक्विड। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के अंदर लिक्विड और सॉलिड के अंदर लिक्विड, ठीक है। सबसे पहला है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा और दोनों के दोनों कैसे होंगे? वोलेटाइल लिक्विड होंगे, यानी कि दोनों इजीली इवेपोरेट कर सकते हैं। एंड डिनोटेड टू कॉम्पोनेंट एज 1 and 2। क्या किया है? सॉल्यूट को हमने कॉम्पोनेंट 1 माना है और सॉल्वेंट को हमने कॉम्पोनेंट 2 माना है। When taken in a closed vessel, both the component would evaporate and eventually an equilibrium would be established between the vapor phase and the liquid phase। अब क्या किया? दोनों लिक्विड को, जो सॉल्यूट था और जो सॉल्वेंट था, उसको एक क्लोज चैम्बर में रख दिया। अब क्योंकि दोनों का नेचर वोलेटाइल है, वो क्या करेंगे? इवेपोरेट होंगे, बट रहेंगे तो चैम्बर के अंदर ही, और वो तब तक इवेपोरेट होंगे जब तक वो इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जो लिक्विड है लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होना और फिर वापस से जितना लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर से लिक्विड फेज में भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको दूर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही है। उस पॉइंट को कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनेमिक होता है, अभी भी वो चलता ही रहता है, रुका हुआ नहीं होता कभी भी इक्विलिब्रियम। ओके, फिर क्या है? लेट द टोटल प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल। दो हमने लिया है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का कुछ प्रेशर होगा, सॉल्वेंट का कुछ प्रेशर होगा। जब हम दोनों के प्रेशर को ऐड करेंगे तो उनको हमने नाम दिया है पी टोटल। और जो P1 प्रेशर लगाएगा और P2 प्रेशर लगाएगा वो कैसा प्रेशर हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स A एंड B। अब इनके अकॉर्डिंग PA
पार्शियल प्रेशर लगाएगा, यानी कि अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना प्रेशर लगाएगा। सेम जो P2 है वो भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना प्रेशर अप्लाई करेगा। These partial pressure are related to the mole fraction, ठीक है, mole fraction of 1 and mole fraction of 2 of the two component 1 and 2 respectively। ये जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होंगे, उसको हम इक्वेट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये हमने हेनरी लॉ में भी पढ़ा था, हम यहाँ पे भी देखेंगे। इसके बाद द फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस मार्टिन, यानी कि रॉल्ट, सिर्फ आपको रॉल्ट याद रखना है, राउल्ट्स बोल लो, रॉल्ट बोल लो, क्या है 1868 में give the quantitative relation between them, the relationship is known as Raoult's law। जो राउल्ट्स ने रिलेशनशिप के बारे में बताया था उसको क्या नाम दिया गया है, राउल्ट्स लॉ, which state that for a solution of volatile liquid। राउल्ट्स ने किसके लिए दिया था, वॉलेटाइल लिक्विड के लिए दिया था। क्या कहा था, यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ। ये हमने एक चैम्बर ले लिया है, चैम्बर के अंदर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों डाल दिया। अब जब चैम्बर के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं तो सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स होंगे, और सरफेस पे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे जो खाली स्पेस है, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, यहाँ पे आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेपर दिखाई देंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों के वेपर दिखाई देंगे। तो अगर हमें टोटल वेपर काउंट करना है तो कैसे करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू P A प्लस P B, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B। ओके, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। जैसे हेनरी लॉ में था partial pressure is directly proportional to the mole fraction, यहाँ पे भी है partial pressure is directly proportional to the mole fraction। but अब क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ से partial ये directly proportional का साइन हटा, vapor pressure of pure solute P01 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट है। ये जब हमारे पास चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे तब, अगर वही यहाँ पे P02 लिखा होता तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब चैम्बर में सिर्फ सॉल्वेंट रखा हुआ था और हमें सिर्फ सॉल्वेंट के ही वेपर्स मिल रहे थे तब। Where P0 is the vapor pressure of pure component A at the same temperature, similarly for component 2, यानी कि P2 की वैल्यू ये है, P1 की वैल्यू ये है। Where P2 represent the vapor pressure of pure component 2 according to Dalton's law of pressure, जैसे कि डाल्टन ने प्रेशर के बारे में बताया था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, ऐसे ही राउल्ट्स ने भी अपने लॉ दिए कि जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल है किसके, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कहा गया था। यहां पे है क्या है, देखो P टोटल इज इक्वल टू P1 अपन P2, P1 इज सॉल्यूट, P2 इज सॉल्वेंट। सब्स्टिट्यूटिंग P1 की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली थी, P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर solute into pressure, vapor pressure of pure solute into mole fraction of pure solute, and P2 is equal to P02 and mole fraction 2, यानी कि vapor pressure of pure solvent into mole fraction of that solvent, ये है। तो इसकी जगह हमने ये दोनों वैल्यूज पुट कर लिया। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, अगर आप इतना भी रखते हो तो ये सफिशिएंट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन करना है तो मैं आगे का भी आपको बता देती हूँ। क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन तो वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, देखो हमें ये पता है कि P01 और ये मोल फ्रैक्शन 1 की जगह हमने क्या रख दिया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, क्यों, क्योंकि हमें ये बात पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1।
कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ये यहां से आ गया, यहां पे हमने पुट किया और ये आ गया। अब देखो इन दोनों में क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 किसके बराबर है 1 माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, यानी कि ये है हमारा बराबर इसके P नॉट 1 के, और यहां से क्या कर लिया गया है P नॉट 1 आ गया, ये हमारा यही था P नॉट 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो इसको मैं पूरा लिख के दिखाती हूँ आपको कैसे किया है। ये है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 P नॉट 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 एंड P नॉट 2। इतना करने के बाद क्या किया है यहाँ पे पहले P नॉट 1 को मेंशन कर दिया है, ठीक है, प्लस, और अगर प्लस भी ना लिखो तो पहले यहां से हम ये कर लेते हैं 1 माइनस x2, ये क्या है यहाँ पे 1 माइनस x2, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस x2, यहाँ पे 1 माइनस x2 किसके बराबर है, यानी कि ये हमारा बराबर है P1 के, ये हमारा P1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P नॉट 1 वेट, हम इसमें एक काम करते हैं कॉमन ही ले लेते हैं, ओके, कॉमन लेके करते हैं हम इसको। देखो पहले इसको इरेज कर दूं, क्या है यहाँ पे P नॉट 1 बाहर ले लिया हमने। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है x2 और x2, ये हमने क्या किया यहाँ पे बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बच गया है ये P नॉट 2 माइनस P नॉट 2 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं P नॉट 1 के बराबर है ये, तो हमारा ये आ गया। यहां से क्या किया है, बस यहां से इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये हमारा लास्ट लाइन था, ठीक है, बट इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, ये मेन लाइन है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ओके। Following conclusion can be drawn from equation. The total pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one compound. जो total fraction होगा वो किसकी equal होगा, mole fraction की equal होगा, and the total vapor pressure over the solution varies linearly with the mole fractions of compound 2. ग्राफ देखते हैं इसका, ये ग्राफ है, हमने एक लिया है सॉल्यूट और एक है हमारे पास सॉल्वेंट। जब कंपाउंड हमारे पास सिर्फ सॉल्यूट प्योर फॉर्म में था तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट के वेपर नजर आएंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट 0 है, बट जैसे ही धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ता गया, जो इसके वेपर्स है वो धीरे धीरे क्या होते गए, डिक्रीज होते चले गए, इसके जो वेपर्स है वो डिक्रीज होते चले गए। लेकिन जैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो पूरा सिर्फ सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूट एकदम 0 है, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मिलेगा, ओके। और ये फिर इनका ग्राफ है और ये क्या है, इन दोनों का टोटल सम है। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, क्या हो जाएगा, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, P टोटल is equal to P naught 1 x1 plus P naught 2 x2, that's it, okay। फिर depending on the vapor pressure of the pure component A and 2, total vapor pressure over the solution decrease or increase with the increasing of the mole fraction of the component A। जितना अभी आपको समझाया कि कैसे कैसे जो कंपोनेंट A है उसके मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहे हैं तो ग्राफ भी नीचे आता जा रहा है, जो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ते चले जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। लेकिन जो हम एंड में देख रहे हैं यहाँ पे हमें सिर्फ प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट ही नजर आएंगे, ओके। A plot of P1 or P2 versus the mole fraction x1 and x2 for the solution give a linear plot as shown in figure 1.3। इसी फिगर की बात कर रहे हैं। These lines one in second phase through the points of the which x1 and x2 are the equal to the unity. Similarly, the plot line third, the P total versus x2 is always linear।
यहाँ पे बात बता रही है कि जितने भी ग्राफ से हमारे जितने भी लाइंस जा रही हैं वो कैसी लाइन से, एक लीनियर लाइन हम बना रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी अभी यहाँ पे कर्व आया नहीं है, कर्व आगे आएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल इज P01 and the maximum value of P02. Assume that the component 1 is less volatile than the component 2. ऐसा यहाँ पे माना है कि component 1 जो है वो less volatile है component 2 से, इसीलिए जो यहाँ पे हमें वेपर फेज देखने के लिए मिल रहा है सॉल्यूट का वो कम है। ये यहाँ पे कितना है ना, ये कम है और यहाँ पे ये ज्यादा है। ओके, the composition of vapor phase in the equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the component. If Y1 and Y2 are the mole fraction of the component 1 and 2 respectively in the vapor phase using Dalton law of partial pressure. Y1 and Y2 क्या है? अभी हमने एक चैम्बर लिया था, यहां बनाती हूं। अभी हमने एक चैम्बर लिया था, इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों थे और यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के वेपर थे। तो ये अभी हमने निकाला है, इसमें क्या था, इसमें हमने देखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड, जिसको हमने मोल फ्रैक्शन 1 एंड मोल फ्रैक्शन 2 के नाम से जाना था, और मोल फ्रैक्शन 1 प्लस मोल फ्रैक्शन 2 इज इक्वल टू 1। ये बात हमें पता है। अब y कहां से आया, ये देखो, इसमें वेपर फेज भी तो बन रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन वेपर फेज क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन वेपर फेज। ठीक है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है y1 से, तो y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल। ये फॉर्मूला है, क्लास में भी करवाया था। ऐसे ही y2 आ जाएगा सॉल्वेंट के लिए P2 अपॉन P टोटल। ये हो गया y2 के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ये दो इन जनरल पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन वेपर फेज। इस न्यूमेरिकल को बाद में करेंगे हम। अब आया है राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। जो राउल्ट्स लॉ है वो हेनरी लॉ का स्पेशल केस, और यू कैन से हेनरी लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ। वो एक दूसरे से, वो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ओके, ये यहाँ पे हेनरी ने हमें बताया था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा वहां पे KH आ जाता है। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। According to the Raoult's law, the vapor pressure of volatile compound in a given solution is given by P1 or mole fraction of 1 and ये क्या है, pressure of pure solute in the solution of gas in a liquid. One of the component is so volatile that it exists as a gaseous and have already seen its solubility in the given Henry law, which states that यहाँ पे हेनरी और राउल्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन बताया गया है। सबसे पहले हेनरी ने क्या किया था, गैस लिया था, गैस का पार्शियल प्रेशर बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, वहां से ये फॉर्मूला दिया। वही जो राउल्ट्स लॉ था उन्होंने लिक्विड और सॉलिड के लिए दिया था कि लिक्विड और सॉलिड का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स पार्शियल प्रेशर के। इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ एंड द हेनरी लॉ, इट कैन बी सीन दैट द partial pressure of the volatile compound or a gas is directly proportional to its mole fraction। बार बार एक ही बात कहे जा रहे हैं। ठीक है, in solution only the proportionality constant is KH। हेनरी में KH आता है, proportionality constant हटाते हैं तो, and और इसमें क्या आता है P01, यानी कि प्योर वेपर, हम बोल सकते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट।
Thus Raoult's law become a special case of Henry law in which KH become equal to P naught. देखो क्या है, हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. हेनरी लॉ है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, तो KH और X आ गया. ये हेनरी का था. इसमें क्या था, P टोटल, ये मैं रॉल्स का बता रही हूँ. P टोटल इज इक्वल टू ये है हमारा PA के बराबर था ना. हम यहां से मान सकते हैं PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A. तो क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, P नॉट 1 और X 1 कर दो, 1 कर दो या फिर A कर दो. ओके, तो यहाँ पे क्या है, KH इज इक्वल टू P नॉट A के बराबर है, क्योंकि दोनों ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद आए हैं. अब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. अभी हम कर रहे थे लिक्विड इन अ लिक्विड, जिसमें दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस थे. अब हम करने वाले हैं सॉलिड इन अ लिक्विड, जिसमें सॉलिड जो है यहाँ पे देखेंगे वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है. Another important class of solution consists of solid dissolved in liquid. For example, sodium chloride, glucose, urea, and cane sugar, water, and iodine are sulfur dissolved in carbon disulfide. Some physical property of these solutions are quite different from those of the pure solvent. For example, the vapor pressure liquid at a given temperature vaporize, and under equilibrium condition the pressure exerted by the vapor of the liquid over the liquid phase is called vapor pressure. कितनी सारी बात कह दी यहाँ पे. देखो क्या है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सिंपल सी बात है, सॉलिड को जब हम लिक्विड के साथ डिसॉल्व करेंगे, सॉलिड यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्यूट है, लिक्विड यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है. ठीक है, तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस लेते हैं तो हमें सिर्फ वेपर किसके मिलेंगे, सॉल्वेंट के मिलेंगे. ऑफ कोर्स सॉल्यूट के हमें वेपर्स नहीं मिलेंगे, बट सरफेस पे सॉल्यूट के भी तो पार्टिकल्स रहेंगे जो कि सॉल्वेंट के वेपर फेज को कम कर रहे हैं. ठीक है, देखो अभी क्या है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, तो सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स हैं. यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट. बट जैसे ही हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिला दिया, हम मान लेते हैं कि जो सॉल्यूट है वो अगर हमारा नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि हमने सॉलिड सब्सटेंस लिया है, तो सरफेस पे तो दोनों के पार्टिकल्स हैं. तो क्या अब जो वेपर फेज आएगा हमारा, जो ये वेपर है सॉल्वेंट का, वो कम नहीं हो गया. कम कैसे होगा, देखो सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है. जितना ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल रहेगा वही उतना ज्यादा इवेपोरेट हो पाएगा. अब सरफेस पे सॉल्वेंट के इतने मॉलिक्यूल्स ही नहीं है कि वो इवेपोरेट हो सके, क्योंकि यहाँ पे बैरियर कौन बन रहा है, सॉल्यूट बैरियर बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड. If a non-volatile solute is added to the solvent in a given solution, the vapor pressure of solution is slowly from the solvent alone. अब solute ऐड करने से यहाँ पे solute के particles हमें नजर आ नहीं रहे हैं, because of non-volatile है, तो सिर्फ क्या होगा, solvent के particles हमें दिखेंगे, पर उतने नहीं दिखेंगे जितना वो अपनी pure form में हो सकता था. Okay? This vapor pressure of a solution at a given temperature is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature. क्या है, जितना अपने प्योर फॉर्म में था, हमें जितना मिल रहा था वेपर प्रेशर, अब उतना नहीं मिल पाएगा सेम टेम्परेचर पे भी, बिकॉज ऑफ सॉल्यूट. In the solution, the surface has both solute and solvent molecule. Thereby, the fraction of the surface covered by the solvent molecule get reduced. Consequently, the numbers of solvent molecule escaping from the surface is correspondingly reduced. Thus, the vapor pressure is also reduced. अब जब सरफेस पे सॉल्वेंट होगा ही नहीं, वेपर बनेंगे ही नहीं, तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा, वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा ही ना. ठीक है, समझ आ रहा है इतना? अगर कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना एक बार. ओके, अब इसके बाद क्या है, यहां पे हमारा द डिक्रीज इन द
The decrease in the vapor pressure of solvent depend on the quantity of non-volatile solute present in a solution, irrespective of its nature. क्या कह रहे हैं? ये हमारा चैम्बर था, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिया है। अब डिपेंड करता है कि हमने कितना सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट पे, क्योंकि हमें ये बात पता चल चुका है कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, उसके वेपर नहीं आएंगे। तो अगर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट की वेपर ज्यादा बनेंगे, और अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो वेपर कम बनेंगे। तो डिपेंड करता है कि हमने सॉल्यूट कितना लिया है एक सोल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज टू मेक 1 kg ऑफ वाटर इज नियरली सिमिलर टू दैट प्रोड्यूसिंग एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया टू द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। एक बार क्या कहा है, 1 लीटर में 1 मोल हमने सुक्रोज लिया है, चीनी लिया है, वहीं दूसरी बार 1 लीटर में हमने 1 मोल क्या लिया है, यूरिया लिया है। ठीक है, तो अब जिसका मास ज्यादा होगा, जो दोनों तो नॉन वोलेटाइल ही है, मास पे डिपेंड कर रहा है कि हम इन दोनों में से क्या लेंगे, तो कैसा इफेक्ट आएगा वेपर प्रेशर पे। Raoult's law in its general form can be stated as, for any solution, the partial pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. किसी भी solution के लिए जो partial pressure है वो directly proportional होगा mole fraction के। Okay? In binary solution, let us denote the solvent by 1 से represent कर लो और A से represent कर लो, and solute by 2. When solute is non-volatile, only the solvent molecule are present in the vapor phase and contribute to the vapor pressure. देखो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कंपोनेंट ए को सॉल्यूट मान सकते हो या फिर कंपोनेंट ए को सॉल्वेंट मान सकते हो, बट याद रखना एक बार जिस कंपोनेंट को मान लिया है उसी को थ्रू आउट द चैप्टर लेके चलना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, the vapor pressure of solvent X, mole fraction of 1 with a mole fraction of P naught I be its vapor pressure in the pure state, then according to the Raoult's law, P1 is directly proportional to the mole fractions and the mole fraction it directly proportional का साइन हट जाएगा तो P naught 1 आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? अभी किसका ग्राफ है? ये है सिर्फ सॉल्वेंट का ग्राफ। जब हमारा सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा तो उसके वेपर हमें दिखेंगे नहीं, वेपर दिखेंगे नहीं, तो उसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? और ये हमें सिर्फ सॉल्वेंट के ग्राफ, वो वेपर दिख रहे हैं तो सॉल्वेंट का कुछ ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट P01 एंड प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज लीनियर। जो इनका ग्राफ बना है वो कैसा बना है? एकदम लीनियर बना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में बना है। ठीक है, अब क्या है? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट करेंगे अब हम। क्या है इसमें? लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो नॉन आइडियल और आइडियल में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो भी कंपाउंड, जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। द आइडियल सॉल्यूशन हैव 2 अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज थी कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज 0 एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो 0। चेंज इन एंथैल्पी इज 0 एंड चेंज इन वॉल्यूम इज 0। इसका क्या मतलब है? अगर हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, देखो A प्लस B से हमने कोई C बनाया है, तो A प्लस B का बॉन्ड तोड़ने के लिए, मान लो A और A में कोई बॉन्ड रहा होगा, B और B में कोई बॉन्ड रहा होगा, तो इन दोनों का जब तक हम बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अब इनके बॉन्ड को
एनर्जी दिया, ठीक है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो उस वक्त क्या करेंगे, वो उतनी ही एनर्जी रिलीज कर देंगे। तो जब प्रोडक्ट बना तो 50 kg का एनर्जी यहाँ से रिलीज कर दिया, ठीक है। जब उतनी एनर्जी रिलीज कर दी तो हमने देखा कि इन दोनों की एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ डिफरेंस होगा? जितनी एनर्जी ली है उतनी एनर्जी वापस कर दिया। तो जो डेल्टा एच होगा, चेंज इन एंथैल्पी होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जितना हमने रिएक्टेंट साइड में वॉल्यूम लिया है उतना ही अगर हमें प्रोडक्ट साइड में वॉल्यूम मिल जाए और दोनों के वॉल्यूम का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये तीन चीज फॉलो हो रही है तो कोई भी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होगा। It means that no heat is absorbed or evolved when the components are mixed. Also, the volume of solution would be equal to the sum of volume of two components at molecular level. Ideal behavior of the solution can be explained by the considering two compounds A and B. In pure component, the intermolecular attractions will be type AA, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है AA and BB. AA and BB, where in the binary solution, in addition of these two interactions, AB type of interactions will also be present. AA और BB के बॉन्ड को तोड़ के क्या बनेगा, AB का बॉन्ड बन जाएगा। The intermolecular attraction force between the AA and BB are nearly equal to those between the AB. This leads to the informations of the ideal solution. A perfectly ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal in behavior. Solution of N-hexane and N-heptane, bromoethane and chloroethane, benzene and toluene etc. fall into this category. क्या कह रहे हैं, जो AA का बॉन्ड होगा, जो BB का बॉन्ड होगा, उनके बॉन्ड को तोड़ के कौन सा बॉन्ड बनेगा, AB का बॉन्ड बनेगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग AA और BB का बॉन्ड था उतना ही स्ट्रॉन्ग अब AB का बॉन्ड भी बनेगा। इसीलिए जो एनर्जी का डिफरेंस आया है वो उन दोनों में बराबर आया है। पहली चीज इन्होंने ये कही है। दूसरी चीज क्या कही कि आइडियल सोल्यूशन जैसा कोई कंपाउंड रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, प्योर आइडियल, बट हाँ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नियर बाय सोल्यूशन देते हैं, मतलब वो प्योर आइडियल तो नहीं है बट आइडियल की तरह शो होते हैं, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल है उनके, N-hexane and heptane है पहला, दूसरा है ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, थर्ड वन इज द बेंजीन एंड टोलुइन। ये नियरली आइडियल सोल्यूशन को फॉलो करते हैं बट एग्जैक्ट आइडियल सोल्यूशन नहीं होते, ओके। इसके बाद है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या, जो बात हमने आइडियल सोल्यूशन के लिए पढ़ी थी उसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। When a solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration, then it is called the non-ideal solution. Raoult's law को फॉलो नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे वो क्या है, non-ideal solution है। The vapor presence of such solution is either higher or the lower than the predicted by the Raoult's law equation. If the higher, then the solution is positive deviation, and if it's lower, then it exhibits the negative deviation from Raoult's law. The plot of vapor pressure as a functions of the mole fraction for such solution are shown. नॉन आइडियल में क्या होगा, जो डेल्टा मिक्स एंथैल्पी था वो भी 0 नहीं होगा, इधर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NCERT की रीडिंग कर रही हूँ और आपको भी मेरे साथ NCERT की रीडिंग करनी है, बट अगर इसको और अच्छे से समझना है तो मैंने सारी थ्योरी की क्लास में ये सब पढ़ाया हुआ है, आप एक बार जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो टाइप के नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे, कौन कौन से, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले और दूसरा होगा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले। अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा और पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। The case for these deviation lie in the nature of the interaction at the molecular level. In case of positive deviation, the Raoult's law AB
interactions are weaker than the AA and BB. In this case, the intermolecular attractive force between the solute-solvent molecule are weaker than those between the solute-solute and the solvent-solvent molecule. This means in such solution, molecule of A or B will find easy to escape than in the pure state. This will increase the vapor pressure. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब समझो क्या है। ए के बीच का जो बॉन्ड है और बी के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो कैसा है? ए और बी के जो बीच का बॉन्ड है वो क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ए बी के बॉन्ड से। ओके, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? वीक है। अब देखो, इन दोनों की, ये दो मॉलिक्यूल है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये दो मॉलिक्यूल है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये जो दो मॉलिक्यूल है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये इजिली वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इजिली वेपर में कन्वर्ट अगर हो जाएंगे तो हमें जितना वेपर चाहिए था उससे ज्यादा ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एंड सेकेंड वन इज क्या है कि अगर इनको तोड़ने के लिए मैं 50 किलो जूल की एनर्जी दे रही हूं और ये उतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो मतलब उसने उतनी एनर्जी रिलीज नहीं की होगी, उसने कम एनर्जी रिलीज की होगी, 20 किलो जूल की एनर्जी मान लो इसने रिलीज की। पर दोनों का अगर जब हम क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 50 माइनस का 20, यानी कि प्लस का 30 किलो जूल अभी भी हमारे पास बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा V आया है वो कैसा है? पॉजिटिव है। डेल्टा H जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव है। डेल्टा V की बात करेंगे तो मान लो ये हमने टोटल 20 ml लिया है, बट क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है तो पार्टिकल्स आपस में बहुत अच्छे से स्टिक नहीं हुए होंगे, थोड़े गैप उनके बीच में ज्यादा होंगे, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम 20 की जगह 22 ml दिख रहा है। तो जो डेल्टा V हो जाएगा वो भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये था पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ओके, क्लियर है इतना? इसके बाद आता है, अच्छा ये ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का। देखो, नॉर्मली ग्राफ हमने ये सीखा था, ये हमारा B के लिए है और ये हमारा A के लिए है और यू कैन से 1 के लिए है, और ये उन दोनों का टोटल है। पॉजिटिव यानी कि जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा शो हो रहा है, ये होना चाहिए था पॉजिटिव डेविएशन, तो वेपर कैसे बनेंगे? ये थोड़े ज्यादा बन जाएंगे। V के वेपर ऐसे होने चाहिए थे, बट बॉन्ड जो है वो वीक है तो ज्यादा वेपर बनेगा, तो ये हो गया, तो इनका सम भी ज्यादा ही होगा। वहीं अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन के लिए केस क्या है? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो बीच का है। तो अब जो हमें सोल्यूशन मिला है उसका जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे? जब उसको हीट देंगे तो उतना वेपर हमें नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितना हमें मिलना चाहिए था वेपर उतना नहीं मिल पाएगा। मिलना कैसे चाहिए था? ये मिलना चाहिए था, और हमें मिल क्या रहा है? इससे कम मिल रहा है। ठीक है, चाहे A का हो, चाहे B का हो, चाहे टोटल का हो। क्लियर है? इतना समझ आया है? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ये ग्राफ है। प्रेशर एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन ये हमने कर लिया था। एग्जाम्पल क्या है पॉजिटिव डेविएशन का? मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर। एक इथेनॉल है और दूसरा क्या है? एसीटोन है। इन प्योर इथेनॉल मोल फ्रैक्शन आर हाइड्रोजन बॉन्डेड. On adding acetone, its mole fraction get in between the host of the molecules and break some of hydrogen bond between them. Due to the weakening of interaction, the solution show positive deviation. पहले इनका बॉन्ड जो था वो स्ट्रॉन्ग था, बट जैसे ही बॉन्ड टूटा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, नया बॉन्ड जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वेपर फिर ज्यादा बन गई, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने लग गया वो। अब देखो इसके बाद क्या है? In a solution formed by adding carbon disulfide to acetone, the dipolar interaction between the solute-solvent molecule are
weaker than respective to the interactions among the solute and the solvent molecule. This solution is also shows positive deviation. वही बात कही है, solute का जो बीच का हम बॉन्ड देख रहे हैं वो कम है एज कम्पेयर टू solute एंड solvent. अब इसके बाद क्या है, यहाँ तक हमारा पॉजिटिव डेविएशन खत्म, हमने ग्राफ दोनों का देख लिया है. अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की. तो नेगेटिव डेविएशन क्या है? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन AA, BB आर वीकर देन दोज बिटवीन AB and leads to decrease in the vapor pressure resulting in the negative deviation. यानी कि जो AA के बीच का बॉन्ड है और जो BB के बीच का बॉन्ड है वो वीक है एज कंपेयर टू AB के बॉन्ड का. अब AB का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, और फिर भी वो नहीं टूटेगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जितना हमें वेपर मिलना चाहिए था उतना वेपर हमें नहीं मिल पाता है. ओके, तो इसका ग्राफ जो है जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिलता है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज फिनॉल एंड एनिलीन. In case of intermolecular hydrogen bonding between phenolic proton and the lone pair of nitrogen atom of aniline is stronger than the respective intermolecular hydrogen bond between the similar molecule and the similar mixture of chloroform and acetone. Chloroform and acetone form a solution with the negative deviation from Raoult's law. This because chloroform molecule is able to form hydrogen bond with acetone molecule as shown. क्या कह रहे? हमारे पास एक एसीटोन था और एक हमारे पास क्लोरोफॉर्म था. पहले एक एसीटोन के बीच का बॉन्ड था, एक क्लोरोफॉर्म के बीच का बॉन्ड था. अब क्या हुआ, उन दोनों के बॉन्ड को टूट के एक नया बॉन्ड बनाया है. तो जब नया बॉन्ड बना तो हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और नया बॉन्ड जब हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बने तो उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो स्ट्रॉन्ग होगा ही. इसी वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई. Decreasing the escaping tendency of molecules for each components and consequently the vapor pressure decrease resulting the negative deviations from Raoult's law. वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा ही. सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एजियोट्रॉप्स व्हिच आर बाइनरी मिक्सचर, कल की ही क्लास में कराया है ना, व्हिच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इन सच केस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉपी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी. सबसे पहले एजियोट्रॉपी का मतलब जानो क्या होता है. एजियोट्रॉपी का मतलब है जब दो डिफरेंट कंपाउंड को हम ऐसी कंडीशन में लेकर आ जाए कि वो दोनों सेम मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लग जाए, वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी, तो उसको हम कहते हैं एजियोट्रॉपी. और उनके बीच का हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंशिएट ना कर सके उसको कहते हैं हम एजियोट्रॉपी. और इनके मिक्सचर को कहते हैं हम एजियोट्रॉपी मिक्सचर. कल की क्लास में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया, एक बार जरूर देख लेना. अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल वाटर मिक्सचर बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर on fractional distillations give a solution containing approximately 95% by volume of ethanol. Once this composition known as azeotrope composition has been achieved, the liquid and the vapor have the same composition and no further separation occur. हमारे पास दो सोल्यूशन, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, हम मान लेते हैं. कौन कौन सा है इसमें दिया हुआ है हमको, इथेनॉल है, C2H5OH एंड H2O मान लेते हैं. ठीक है, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है. ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है. बट एजियोट्रॉपी अटेन करने के बाद क्या होगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा. या तो इन दोनों का मान लो दोनों का 80 हो जाएगा, कम हो जाएगा, या तो इन दोनों का 110 के आसपास हो जाएगा. 80 नहीं और कम कर लेते हैं, मान लो या तो 50 हो जाएगा. इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट या तो 50 हो जाएगा एजियोट्रॉपी बनने के बाद, या तो 110 हो जाएगा.
50 होगा तो हो जाएगा मिनिमम एजियोट्रॉपी, और 110 होगा तो वो मैक्सिमम एजियोट्रॉपी कहलाएगा। ठीक है। The solution shows large negative deviations from Raoult's law for the maximum boiling azeotropy। जब maximum boiling azeotropy होता है तो वो किसको फॉलो करता है? नेगेटिव डेविएशन को। तो ग्राफ कुछ इसी से रिलेटेड बनेगा। And at a specific composition, nitric acid in the water, for example, in this class, azeotropy, this azeotropy has the approximate composition 68% nitric acid and 32% water by mass with a boiling point of 393.5 Kelvin। एक हमें एग्जाम्पल दिया है मैक्सिमम एजियोट्रॉपी का, और एक हमें एग्जाम्पल दिया है मिनिमम एजियोट्रॉपी का। मैक्सिमम एजियोट्रॉपी का क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास इथेनॉल एंड वाटर, और मिनिमम वाले के लिए क्या एग्जाम्पल है? नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, क्लियर है इतना? हमने एजियोट्रॉपी भी कवर कर लिया है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है बस। पहले इसका थ्योरी क्लास करेंगे, फिर इसकी एनसीईआरटी से हम रीडिंग करेंगे। ओके, जहां तक रीडिंग कर लिया है आज की क्लास में, आप एक बार खुद से रीडिंग करना। डाउट होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, एक बार थ्योरी की क्लास देखना, उसके बाद भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, इतना आज की क्लास के लिए। बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।